आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 20 नवंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं उस सेक्शन से जो यूपीएससी का एक तरह से दिल है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और आज तो खबरों का जैसे तूफान आया हुआ है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऐसे जबरदस्त फैसले सुनाए हैं जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच शक्ति के संतुलन को, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, उसे दशकों के लिए रीडिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ आज की हेडलाइन नहीं, ये फ्यूचर के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। पहला मामला ट्राइब्यूनल्स की स्वतंत्रता से जुड़ा है और दूसरा राज्यों में गवर्नर की शक्तियों की सीमाओं से। दोनों ही मामले दिखाते हैं कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच एक कांस्टेंट, मतलब एक लगातार चलने वाला टग ऑफ वॉर चलता रहता है और सुप्रीम कोर्ट कैसे एक रेफरी की भूमिका निभाता है। चलिए तो इस टग ऑफ वॉर के पहले मैच को समझते हैं, जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पर खेला गया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के कई अहम प्रोविजंस यानी प्रावधानों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये सिर्फ झटका नहीं, ये न्यायपालिका की तरफ से एक बहुत कड़ा संदेश है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। अच्छा, देखिए, ट्रिब्यूनल्स, जिन्हें हम क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज भी कहते हैं, उन्हें संविधान के आर्टिकल्स 323A, 323B के तहत बनाया गया था। हाँ, ताकि हाई कोर्ट्स पर बोझ कम हो सके। बिल्कुल, मकसद बहुत नेक था। हाई कोर्ट्स पर मुकदमों का बोझ कम करना और कुछ खास टेक्निकल मामलों जैसे टैक्स, एनवायरनमेंट, कंपनी लॉ में एक्सपर्ट्स द्वारा जल्दी न्याय दिलवाना। तो अगर मकसद इतना अच्छा था तो फिर ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जंग का मैदान क्यों बन गए? जंग की वजह थी कंट्रोल। एक शब्द में कहूं तो कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव यानी सरकार चाहती थी कि इन ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी सेवा शर्तें, सब पर उसका नियंत्रण हो। सरकार का तर्क क्या था इसके पीछे? सरकार का तर्क था कि चूंकि ये एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए हैं तो कंट्रोल भी उसका होना चाहिए। दूसरी तरफ जुडिशरी का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर था कि ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, जुडिशरी ने कहा कि अगर कोई बॉडी न्याय देने का काम कर रही है, चाहे उसका नाम कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल, उसे स्वतंत्र होना ही पड़ेगा। इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। और इसी को लेकर मद्रास बार एसोसिएशन बार बार सुप्रीम कोर्ट गया है ना? ये नाम मैंने कई बार पढ़ा है। एग्जैक्टली, मद्रास बार एसोसिएशन इस लड़ाई में एक चैंपियन बनकर उभरा। उन्होंने कई याचिकाएं दायर की और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपहोल्ड किया, मतलब उसे सही ठहराया। हाँ, कोर्ट ने बार बार कहा कि ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता जुडिशरी की स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। अब आते हैं 2021 के इस एक्ट पर। जी, सरकार ने इस एक्ट में मजे की बात यह है कि वही प्रावधान डाल दिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपनी जजमेंट्स में रद्द कर चुका था। अच्छा, मतलब कोर्ट ने दरवाजे से बाहर निकाला और सरकार उन्हें खिड़की से वापस ले आए। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी को कोर्ट ने लेजिस्लेटिव ओवरराइड कहा। सही समझा मैंने? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, लेजिस्लेटिव ओवरराइड यानी विधायी अतिक्रमण। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। इसका मतलब है कि आप संसद की कानून बनाने की शक्ति का इस्तेमाल कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कर रहे हैं। ये तो सीधे सीधे सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर हमला है। बिल्कुल, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी उल्लंघन है। और कोर्ट की ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल वाली टिप्पणी भी तो इसी संदर्भ में थी। हाँ, कोर्ट ने बहुत ही साहित्यिक लेकिन तीखे अंदाज में कहा, This is old wine in a new bottle which has failed to impress the judicial palate. मतलब ये नई बोतल में पुरानी शराब है जो न्यायिक स्वाद को पसंद नहीं आई। हाँ, ये भाषा दिखाती है कि कोर्ट सरकार की इस कोशिश से कितना नाराज था। तो चलिए अब उन प्रोविजंस को एक एक करके डिकंस्ट्रक्ट करते हैं जिन्हें कोर्ट ने रद्द किया। सबसे पहले सदस्यों के कार्यकाल यानी टेन्योर का मुद्दा। हाँ, इसमें क्या दिक्कत थी? जी, एक्ट में सदस्यों का कार्यकाल घटाकर सिर्फ 4 साल कर दिया गया था। अब आप सोचिए, 4 साल तो बहुत कम है। बहुत कम है।
एक कामयाब सीनियर एडवोकेट या एक हाई कोर्ट जज जो रिटायर होने वाले हैं, वो अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस या पद क्यों छोड़ेंगे सिर्फ 4 साल की एक इनसिक्योर नौकरी के लिए? सही बात है। इसमें कोई करियर प्रोग्रेशन नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान टैलेंट को डिस्करेज करता है, मतलब प्रतिभाशाली लोगों को आने से रोकता है। तो कोर्ट का मानना था कि इससे ट्राइब्यूनल्स में अच्छी क्वालिटी के लोग नहीं आएंगे और फिर उससे न्याय की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए कोर्ट ने इस 4 साल के प्रावधान को रद्द करके कार्यकाल वापस 5 साल कर दिया। ओके, 4 से 5 साल। जी। साथ ही चेयरपर्सन के लिए ऊपरी आयु सीमा 67 साल और मेंबर्स के लिए 65 साल कर दी, ताकि इंस्टीट्यूशन में अनुभव और स्थिरता बनी रहे। ठीक है, ये तो हुई टेन्योर की बात। दूसरा बड़ा मुद्दा था नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज का। एक्ट में इसे 50 साल रखा गया था। इसमें क्या समस्या थी? समस्या ये थी कि ये एक आर्टिफिशियल बैरियर, एक कृत्रिम बाधा थी। मान लीजिए 45 साल का कोई ब्रिलियंट टैक्स लॉयर है जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, वो ट्राइब्यूनल ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन कानून कहता है कि उसे 50 साल का होने तक इंतजार करना होगा। ये तो मेरिट के खिलाफ है। हाँ, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। कोई लॉजिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान यंग एंड मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को सिस्टम में आने से रोकता है, इसलिए इसे भी रद्द कर दिया गया। और तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद मुद्दा नियुक्ति प्रक्रिया यानी अपॉइंटमेंट प्रोसेस का था। यहाँ सरकार ने कैसे अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की थी? ये सबसे सटलिस्ट यानी सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक प्रावधान था। अच्छा। एक्ट में कहा गया था कि सर्च कम सिलेक्शन कमिटी SCSC, जिसमें जुडिशरी के लोग भी होते हैं, वो हर पद के लिए 2 नामों का एक पैनल सरकार को भेजेगी। सुनने में तो ये ठीक लगता है कि सरकार को 2 विकल्प मिल रहे हैं। हाँ, ऊपरी तौर पर। लेकिन पेच ये है कि अगर SCSC 2 नाम भेजती है तो फाइनल चॉइस सरकार के हाथ में आ जाती है। बिल्कुल। वो मेरिट में दूसरे नंबर वाले व्यक्ति को भी चुन सकती है अगर वो उनकी पसंद का हो। ये तो SCSC की सिफारिशों को डाइल्यूट करने जैसा हुआ। प्रिसाइजली, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये एग्जीक्यूटिव को एक एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधीन शक्ति दे रहा था। इससे पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। इसलिए कोर्ट ने इस पैनल सिस्टम को खत्म कर दिया। अब SCSC हर पद के लिए सिर्फ एक ही नाम की सिफारिश करेगी जो सबसे मेरिटोरियस कैंडिडेट होगा। और सरकार को उसे मानना होगा। सरकार को उसे मानना होगा। इससे एग्जीक्यूटिव की मनमानी पर रोक लग गई। इन 3 बड़े बदलावों के अलावा कोर्ट ने एक ऐसा निर्देश दिया है जो ट्राइब्यूनल्स के पूरे स्ट्रक्चर को बदल सकता है। नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन NTC का गठन। जी। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? ये इस पूरे फैसले का सबसे रेवोल्यूशनरी मतलब सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। ओके। अभी की व्यवस्था देखिए, हर ट्राइब्यूनल किसी न किसी पेरेंट मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत आता है, टेलीकॉम ट्राइब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत। अब इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव। आप ये कहना चाह रही हैं कि ज्यादातर मामलों में सरकार खुद एक पार्टी होती है और ट्राइब्यूनल भी उसी सरकार के एक मंत्रालय के अधीन होता है? बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि मुद्दई और मुंसिफ एक ही टीम के हैं। क्या खूब एनालॉजी दी है। बिल्कुल यही बात है। जो मंत्रालय केस में एक पक्षकार है, उसी के पास ट्राइब्यूनल के इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड्स और स्टाफ का कंट्रोल है। हाँ, ये तो उनकी स्वतंत्रता पर एक दबाव बनाता है। एक पर्सटेंट दबाव बनाता है। इसी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए कोर्ट ने सरकार को 4 महीने के अंदर एक नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन NTC बनाने का निर्देश दिया है। तो ये NTC एक सुपर ट्राइब्यूनल जैसा होगा? नहीं, ये सुपर ट्राइब्यूनल नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी होगी, एक छतरी की तरह। अच्छा, एक अम्ब्रेला बॉडी। इसका काम न्याय देना नहीं, बल्कि सभी ट्रिब्यूनल्स के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना होगा। उनकी अपॉइंटमेंट्स, फाइनेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ NTC देखेगी। अच्छा। ये ट्रिब्यूनल्स को मंत्रालयों के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से पूरी तरह आजाद कर देगी, जिससे वे बिना किसी दबाव के काम कर पाएंगे। तो अगर हम इसे GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस एक केस में हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तीनों के लाइव एग्जांपल्स मिल गए। एब्सोल्युटली। ये केस दिखाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सिर्फ किताबों में लिखी एक थियोरी नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रिंसिपल है जिसे सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली प्रोटेक्ट करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इस फैसले से कोर्ट ने यह साबित कर दिया है।
पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इस जबरदस्त विश्लेषण के बाद अब उसी टग ऑफ वॉर के दूसरे मैच पर चलते हैं। जरूर। ये खेला गया राज्यपाल की शक्तियों और आर्टिकल 200 के मैदान पर। हाँ, और ये मामला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर फेडरलिज्म यानी संघवाद के लिए। ये मामला आर्टिकल 143 यानी आर्टिकल 143 के तहत एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पर आया था। अच्छा, तो राष्ट्रपति ने खुद सलाह मांगी थी? जी, इसकी पृष्ठभूमि थी कई विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों, खासकर तमिलनाडु की शिकायतें। उनका कहना था कि विधानसभा से पास किए गए बिलों को राज्यपाल महीनों बल्कि सालों तक दबाकर बैठ जाते हैं। न तो उन्हें मंजूरी देते हैं, न वापस भेजते हैं। कुछ भी नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। ये तो चुनी हुई सरकार के काम को ठप करने जैसा है। बिल्कुल। तो इस पर 5 जजों की संविधान पीठ ने क्या रुख अपनाया? क्या उन्होंने राज्यपाल के लिए कोई टाइम लिमिट तय कर दी कि आपको 15 दिन या 30 दिन में फैसला लेना ही होगा? कोर्ट ने यहाँ बहुत ही मैच्योर और बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई। पहला, कोर्ट ने साफ किया कि वो प्रेसिडेंट या गवर्नर जैसे हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम लिमिट तय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल ओवर रीच हो जाएगा। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, उसे इंटरप्रेट करना है। तो फिर राज्यों की समस्या का हल क्या निकला? अगर कोई समय सीमा नहीं है तो क्या राज्यपाल बिल पर अनिश्चित काल तक बैठ सकते हैं? यहीं पर कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम दिखाई। उन्होंने कहा, एब्सेंस ऑफ अ टाइमलाइन डज नॉट मीन अलाउंस फॉर इनएक्शन। मतलब समय सीमा ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करेंगे ही नहीं। प्रोलॉन्ग्ड एंड इवेजिव कॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन यानी लंबी और टालमटोल वाली संवैधानिक निष्क्रियता की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी कुछ बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कोई सुपर लेजिस्लेचर नहीं है। बिल्कुल। ये इस फैसले का सार है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल कोई पैरेलल पावर सेंटर या सुपर लेजिस्लेचर नहीं है। उनका काम बिल के पॉलिसी कंटेंट पर अपना जजमेंट देना नहीं है। अच्छा। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। वो सिर्फ ये देख सकते हैं कि क्या बिल संविधान के दायरे में है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई विधानसभा की इच्छा का सम्मान करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। एक तर्क ये भी दिया जा रहा था डीम्ड असेंट का, कि अगर राज्यपाल एक तय समय में फैसला नहीं लेते तो बिल को ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाए। इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने डीम्ड असेंट के इस विचार को भी खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये भी एक तरह का जुडिशियल लेजिस्लेशन हो जाएगा, जो उनका काम नहीं है। लेकिन कोर्ट ने राज्यों को एक बहुत शक्तिशाली टूल दिया, और वो है लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत। ये क्या है? क्या अब राज्य सरकारें राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं अगर वो बिल पर बैठे हैं तो? हाँ, यही इस फैसले का सबसे बड़ा टेक अवे है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राज्यपाल बिना किसी वैध कारण के किसी बिल पर अनिश्चित काल तक इनएक्शन दिखाते हैं तो उनका ये इनएक्शन जस्टिशिएबल होगा। जस्टिशिएबल मतलब इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। हाँ, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आ सकती है और कोर्ट मामले की मेरिट देखकर राज्यपाल को संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। ये राज्यपाल की शक्तियों पर एक बहुत बड़ा चेक है। तो आखिर में कोर्ट ने आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के विकल्पों को कैसे क्रिस्टल क्लियर किया? उन्होंने 3 विकल्पों को एकदम साफ कर दिया। हाँ। पहला, ग्रांट असेंट यानी बिल को सहमति दे दें। दूसरा विद होल्ड असेंट यानी सहमति रोक लें। और तीसरा, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट यानी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लें। इसमें ये जो विद होल्ड असेंट का ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या इसका मतलब पॉकेट वीटो है कि बस बिल को जेब में रख लिया और भूल गए? यही सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन है जो कोर्ट ने दिया है। उन्होंने साफ कहा, विद होल्डिंग असेंट इज नॉट पॉकेट वीटो। अच्छा। अगर राज्यपाल सहमति रोकते हैं तो उन्हें बिल को एक संदेश के साथ विधानसभा को लौटाना ही होगा। उन्हें बताना होगा कि उन्हें बिल के किन प्रावधानों पर आपत्ति है। और अगर विधानसभा उस बिल को दोबारा पास कर दे तो? बिना किसी बदलाव के भी, और राज्यपाल को उस पर सहमति देनी ही होगी। इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू ग्रांट असेंट। अच्छा, तो ये बाध्यकारी है। हाँ, ये लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी यानी विधायी सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित करता है। ये फैसला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद की जड़ों को मजबूत करता है और केंद्र राज्य संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगा। वाकई पॉलिटी की इन 2 खबरों ने तो दिमाग की सारी बत्तियां जला दी। अब चलते हैं एक ऐसे क्षेत्र में जहां भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
और ये खबर आत्मनिर्भर भारत की सबसे शानदार मिसालों में से एक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के वैज्ञानिकों ने TNPB प्रोटीन पर आधारित एक नई देसी जीनोम एडिटिंग तकनीक का पेटेंट हासिल कर लिया है। जीनोम एडिटिंग का नाम सुनते ही दिमाग में CRISPR-Cas9 का नाम आता है, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। जी, तो ये हमारी देसी TNPB तकनीक उससे कैसे अलग है? क्या ये उससे बेहतर है? ये एक गेम चेंजर है। देखिए, CRISPR-Cas9 एक रिवोल्यूशनरी तकनीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पेटेंट अमेरिका और यूरोप की बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स के पास हैं, जैसे कॉर्टेवा और ब्रॉड इंस्टीट्यूट। अगर भारत में किसी को इस तकनीक का इस्तेमाल कमर्शियल क्रॉप्स के लिए करना है, तो उन्हें करोड़ों रुपए की लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। ये हमारी रिसर्च और एग्रीकल्चर पर एक तरह का टेक्नोलॉजिकल टैक्स था। तो TNPA इस टैक्स से आजादी दिलाएगी? बिल्कुल, TNPA हमारा अपना टूल है। ये न सिर्फ सस्ता है, बल्कि कुछ मामलों में CRISPR-Cas9 से ज्यादा एफिशिएंट भी है। ये बायोटेक्नोलॉजी में हमारी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये तो बहुत एक्साइटिंग है। तो ये TNPA तकनीक है क्या? ये TNPA प्रोटीन काम कैसे करता है? TNPA का पूरा नाम है ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन। और सबसे रोचक बात यह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्रोटीन क्रिस्पर में इस्तेमाल होने वाले Cas12 न्यूक्लियस का इवोल्यूशनरी एंसेस्टर यानी विकासवादी पूर्वज है। मतलब हमने एवोल्यूशन की चेन में एक कदम पीछे जाकर एक ज्यादा बेहतर टूल खोज निकाला है। बिल्कुल, कभी-कभी पुराने समाधान ज्यादा बेहतर होते हैं। इसमें और CRISPR प्रोटीन में सबसे बड़ा फंक्शनल डिफरेंस क्या है? आपने कहा ये ज्यादा एफिशिएंट है, कैसे? सबसे बड़ा अंतर है साइज का, आकार का। साइज? हाँ, CRISPR-Cas9 प्रोटीन एक जाइंट मॉलिक्यूल है, जिसमें लगभग 1000 से 1400 अमीनो एसिड होते हैं। इसकी तुलना में TNPB हाइपर कम्पैक्ट है, यानी बहुत ही छोटा। इसमें सिर्फ 400 से 500 अमीनो एसिड होते हैं। अच्छा, तो ये बहुत छोटा है। हाँ, ICAR के वैज्ञानिकों ने एक शानदार एनालॉजी दी है। अगर Cas9 एक फुटबॉल है, तो TNPB एक बेसबॉल है। फुटबॉल और बेसबॉल, ठीक है। पर साइज छोटा होने से इतना बड़ा फायदा कैसे हो जाता है? डिलीवरी में जीन एडिटिंग टूल को पौधे की कोशिका के न्यूक्लियस तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा। Cas9 जैसे बड़े फुटबॉल को डिलीवर करने के लिए वैज्ञानिकों को अक्सर एक बहुत जटिल, महंगी और समय लेने वाली टिश्यू कल्चर प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन TNPB का बेसबॉल जैसा छोटा साइज उसे वायरल वेक्टर्स में आसानी से पैक करने की इजाजत देता है। वायरल वेक्टर्स मतलब वायरस का इस्तेमाल करके इसे डिलीवर किया जाता है? हाँ, एक हार्मलेस वायरस को एक तरह से कुरियर बॉय या टैक्सी की तरह इस्तेमाल करके TNPB प्रोटीन और उसके गाइड RNA को सीधे पौधे की कोशिकाओं में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इससे टिश्यू कल्चर की जरूरत खत्म हो जाती है? बिल्कुल, ये टिश्यू कल्चर की जरूरत को बाईपास कर देता है। इसका मतलब है कि अब हम फसल विकास की प्रक्रिया को महीनों या सालों से घटाकर कुछ हफ्तों में पूरा कर सकते हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग की स्पीड को 10x करने जैसा है। कमाल है। और ये TNPB प्रोटीन हमें मिला कहाँ से? इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत भी इसकी तरह ही सुपर है। ये डायनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस नाम के एक बैक्टीरिया से लिया गया है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरिया दुनिया का सबसे रेडिएशन रेजिस्टेंट जीव माना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है। ये परमाणु बम के धमाके से भी ज्यादा रेडिएशन झेल सकता है। क्या बात है। इसी सुपर बग से हमें ये सुपर टूल मिला है। एक आम सवाल जो लोगों के मन में आता है वो GMO को लेकर है। क्या ये जीनोम एडिटिंग की एक तरह का GMO ही है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है और UPSC मेंस के लिए भी जरूरी है। नहीं, ये पारंपरिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या GMO से अलग है। कैसे? GMO में हम एक प्रजाति का जीन फॉरेन DNA दूसरी प्रजाति में डालते हैं, जैसे मछली का जीन टमाटर में डालना ताकि वो ठंड सह सके। लेकिन जीनोम एडिटिंग जैसे CRISPR या CRISPR मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करती है। ये पौधे के अपने ही जीनोम में एक बहुत ही प्रिसाइज लोकेशन पर कट लगाकर किसी खराब जीन को ऑफ कर देती है या किसी अच्छे जीन को ऑन कर देती है। मतलब इसमें कोई बाहरी DNA नहीं डाला जाता? कोई बाहरी DNA। इसीलिए कई देश जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को GMO रेगुलेशन से बाहर रखते हैं। तो भारत के लिए इसके आर्थिक और रणनीतिक इम्प्लीकेशंस जबरदस्त होंगे। बिल्कुल।
पहला, हम विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ देंगे। दूसरा, हम बहुत कम लागत में क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें जैसे सूखा प्रतिरोधी चावल या बाढ़ प्रतिरोधी गेहूं विकसित कर पाएंगे, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी। हाँ, और तीसरा, ये 20 साल का पेटेंट भारत को एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल पावर के तौर पर स्थापित करेगा। ये जीएस पेपर 3 के लिए बायोटेक्नोलॉजी, आईपीआर, फूड सिक्योरिटी और आत्मनिर्भर भारत का एक परफेक्ट इंटरसेक्शन है। विज्ञान की इस आत्मनिर्भर कहानी के बाद अब चलते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तरफ। और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का ही दबदबा है, लेकिन इस बार कोर्ट अपने ही एक पुराने फैसले पर पुनर्विचार कर रहा है। हाँ, ये मामला एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ की सदियों पुरानी बहस को फिर से सामने लाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने अपने ही मई 2025 के एक फैसले को रिकॉल कर लिया है, यानी वापस ले लिया है। एक्सपोज फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इसका आसान भाषा में मतलब है काम पहले मंजूरी बाद में। जी, यानी पहले फैक्ट्री बना लो, फिर पर्यावरण मंजूरी के लिए अप्लाई करो। ये तो पूरी तरह से इलीगल लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए मई 2025 में वनाशक्ति केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से गैर कानूनी ठहराया था। कोर्ट ने तब कहा था कि एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी प्रिकॉशनरी सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। ये सिद्धांत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की आत्मा है। और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए पहले से ही सावधानी बरतो, नुकसान होने का इंतजार मत करो। तो जब कोर्ट ने इतना क्लियर स्टैंड ले लिया था, तो अब उन्होंने अपना ही फैसला वापस क्यों ले लिया? ये तो एक यू टर्न जैसा है। यहीं पर कानून की किताबों और जमीनी हकीकत के बीच का द्वंद्व सामने आता है। मेजॉरिटी व्यू, जिसमें सीजेआई गवाए और जस्टिस चंद्रन शामिल थे, ने एक बहुत ही प्रैग्मैटिक यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने केंद्र सरकार की दलील पर ध्यान दिया, जिसमें बताया गया था कि अगर मई वाले फैसले पर सख्ती से अमल किया गया तो देश भर में 20,000 करोड़ से ज्यादा के सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गिराना पड़ेगा। 20,000 करोड़? इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट शामिल हैं? इसमें उड़ीसा में बना एम्स, कर्नाटक में विजयनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने वाले कई कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स CETP शामिल हैं। ओहो। कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस का मानना था कि इन प्रोजेक्ट्स को, जो अब बनकर तैयार हैं और जनता के काम आ रहे हैं, गिराने से डबल जेपडी होगी। मतलब दोहरा नुकसान? हाँ, एक तो सरकारी पैसे की बर्बादी और दूसरा गिराने और फिर से बनाने की प्रक्रिया में और ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण। लेकिन क्या बेंच के तीसरे जज भी इस बात से सहमत थे? नहीं, जस्टिस उज्ज्वल भुयन ने एक बहुत ही पावरफुल डिसेंटिंग व्यू यानी असहमति का मत दिया। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी देना फैट अकॉम्प्ली की संस्कृति को बढ़ावा देता है। फैट अकॉम्प्ली एक फ्रेंच मुहावरा है जिसका मतलब है कार्य हो जाने के बाद उसे स्वीकार करने की मजबूरी। मतलब इंडस्ट्री को ये संदेश जाएगा कि आप पहले अवैध निर्माण कर लो, बाद में सरकार और कोर्ट उसे रेगुलराइज कर ही देंगे, क्योंकि कोई बनी बनाई फैक्ट्री को गिराने का पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेगा। एग्जैक्टली। जस्टिस भुयान ने कहा कि ये पर्यावरण कानूनों के रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। उनके इस कड़े विरोध के कारण ही अब इस मामले को एक बड़ी संविधान पीठ को भेज दिया गया है, ताकि इस कानूनी सवाल का हमेशा के लिए निपटारा हो सके। अच्छा, तो अब ये मामला एक लार्जर बेंच देखेगी। ये ग्रीन एक्सेप्शन पर एक राष्ट्रीय बहस को फिर से खोलता है। क्या राष्ट्रीय हित के प्रोजेक्ट्स को सख्त पर्यावरण नियमों से छूट दी जा सकती है? जीएस पेपर 3 का एक क्लासिक डिलेमा है ये। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और खबर है जो आंकड़ों के जरिए एक बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाती है। ये समुद्री जीवों पर प्लास्टिक प्रदूषण के असर से जुड़ी है। हाँ, ये स्टडी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज PNAS जैसे प्रतिष्ठित जर्नल में छपी है और इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। क्या कहती है स्टडी? हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक समुद्री जीवन के लिए बुरा है, लेकिन ये स्टडी बताती है कि कितना बुरा है। इसका मुख्य निष्कर्ष ये है कि समुद्री जीवों के लिए प्लास्टिक की घातक खुराक यानी लीथल डोज हमारे पहले के अनुमानों से कई ज्यादा कम है। कितना कम? कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो इस बात की गंभीरता को समझा सकें? उदाहरण ही इस स्टडी को इतना चिलिंग बनाते हैं।
अटलांटिक पफिन एक बहुत ही प्यारा समुद्री पक्षी है। हाँ, उसके लिए सिर्फ 3 चीनी के क्यूब्स के बराबर प्लास्टिक यानी लगभग 10-15 ग्राम निगलने से 90% मौत का खतरा होता है। अविश्वसनीय। सिर्फ 10-15 ग्राम प्लास्टिक एक पक्षी की जान ले सकता है। और सुनिए, एक बड़े लॉगरहेड समुद्री कछुए के लिए लगभग 2 बेसबॉल के वजन के बराबर प्लास्टिक घातक है। बाप रे। और हार्बर पोर्पोइज जो एक छोटी डॉल्फिन जैसी होती है, उसके शरीर में अगर 1 फुटबॉल के वॉल्यूम के बराबर प्लास्टिक जमा हो जाए तो वो जानलेवा है। और मौत का कारण क्या है? क्या प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स उन्हें मार रहे हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण खोज है। मौत का मुख्य कारण जहरीलापन नहीं बल्कि फिजिकल ब्लॉकेज और इंटरनल इंजरीज हैं। मतलब? प्लास्टिक उनके पाचन तंत्र में फंस जाता है। उन्हें लगता है कि उनका पेट भरा हुआ है, वो खाना बंद कर देते हैं और भूख से मर जाते हैं। या फिर प्लास्टिक के नुकीले टुकड़े उनकी आंतों में घाव कर देते हैं, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ये तो बहुत ही दर्दनाक मौत है। और क्या ये स्टडी बताती है कि कौन सी प्रजातियां ज्यादा खतरे में हैं? हाँ, और यही सबसे चिंताजनक आंकड़ा है। स्टडी में एनालाइज किए गए जानवरों में से लगभग आधे थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजातियों से थे। मतलब जो पहले से ही खतरे में है उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि प्लास्टिक प्रदूषण उन प्रजातियों पर सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है जो पहले से ही विलुप्त होने के कगार पर है। ये जीएस पेपर 3 के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन, मरीन इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर एक बहुत ही पावरफुल डेटा पॉइंट है। इन आंकड़ों को जानने के बाद शायद हम अगली बार प्लास्टिक इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचेंगे। चलिए अब दुनिया की खबरों का रुख करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्रंट और भारत काफी एक्टिव है। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की। नई दिल्ली में 16वीं फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग हुई, जिसमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। ये डायलॉग तो हर साल होता है। इस बार इसमें क्या खास था? खास था फोकस एरियाज का बदलना। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध ज्यादातर व्यापार और क्रिकेट तक सीमित थे, लेकिन अब इस डायलॉग में 3 क्षेत्रों पर मुख्य फोकस था: डिफेंस, रक्षा, साइबर टेक्नोलॉजी, साइबर प्रौद्योगिकी और मैरिटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा। अच्छा, तो अब फोकस स्ट्रेटेजिक हो गया है। हाँ, ये दिखाता है कि ये रिश्ता अब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सीएसपी में तब्दील हो चुका है, जिसका मेन थिएटर ऑफ ऑपरेशन इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। और चीन फैक्टर का इसमें कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने अपने बयान में भारत को ऑस्ट्रेलिया का रिलायबल पार्टनर, विश्वसनीय भागीदार बताया। आज की जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रिलायबल शब्द का सीधा मतलब है नॉट चाइना। दोनों देश अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। ये क्वाड की स्पिरिट को भी मजबूत करता है। इस डायलॉग के अलावा भी कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए हैं? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भारत के रायसीना डायलॉग की तर्ज पर रायसीना डाउन अंडर डायलॉग की शुरुआत हुई है। ब्रिस्बेन में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट खोला गया है। अच्छा। और पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए मैत्री पहल के तहत एजुकेशनल और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जीएस पेपर 2 में बायलैटरल रिलेशंस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगली बड़ी खबर आ रही है G20 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। जी, और ये G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहला, ये अफ्रीकी धरती पर होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है, जो इस कॉन्टिनेंट के बढ़ते महत्व को दिखाता है। और दूसरा, ये ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को सीमेंट करता है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की अध्यक्षता की एक ट्रॉयका तिकड़ी को पूरा करता है। 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, 2024 में ब्राजील और अब 2025 में दक्षिण अफ्रीका। ये तो लगातार 4 साल हो गए। हाँ, लगातार 4 साल जब G20 का एजेंडा विकासशील देशों ने तय किया है। तो भारत ने जो मुद्दे अपनी अध्यक्षता में उठाए थे, क्या दक्षिण अफ्रीका उन्हें आगे बढ़ाएगा? हाँ, यही उम्मीद है। भारत द्वारा प्रमोट किए गए मुद्दे जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, क्लाइमेट फाइनेंस और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट रिलीफ, ऋण राहत, दक्षिण अफ्रीका के एजेंडे में भी टॉप पर रहने की उम्मीद है। और दक्षिण अफ्रीका की अपनी क्या प्राथमिकताएं हैं? दक्षिण अफ्रीका इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जो अफ्रीका के लिए बहुत जरूरी है। इस सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है, खासकर
2026-2026 को देखते हुए? महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2026-2026 में G20 की अध्यक्षता वापस एक डेवलप्ड देश अमेरिका के पास चली जाएगी। अच्छा। तो ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अपनी प्राथमिकताओं को G20 के फ्रेमवर्क में इंस्टीट्यूशनलाइज करने यानी संस्थागत बनाने का एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मौका है। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की। अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों में कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इसे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं। एक तरफ अमेरिका हमें कुछ रियायतें दे रहा है तो दूसरी तरफ कुछ दबाव भी बना रहा है। तो कैरेट यानी अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि ट्रंप टैरिफ व्यवस्था के तहत अमेरिका ने चाय, कॉफी और मसालों सहित 200 से ज्यादा भारतीय कृषि उत्पादों पर से टैरिफ हटा दिया है। इससे हमारे निर्यातकों को फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। वो अमेरिकी बाजार में ज्यादा कम्पिटिटिव हो पाएंगे। और स्टिक यानी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा क्षेत्र में है। अमेरिका रूसी तेल उत्पादकों पर नए और कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है क्योंकि हम रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे थे। तो हमें वो बंद करना पड़ेगा। अब अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए हमारे रिफाइनरियां वापस मध्य पूर्व यानी सऊदी अरब, यूएई और इराक से महंगा तेल खरीदने पर मजबूर हो रही हैं। तो भारत इस स्थिति में बैलेंसिंग एक्ट कैसे कर रहा है? भारत एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रेटेजिक मूव चल रहा है। एक तरफ हम रूस से तेल आयात कम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमने अमेरिका को खुश रखने के लिए उनसे एलपीजी की पहली संरचित खरीद शुरू की है। अच्छा। ये एक संकेत है कि हम अमेरिका की चिंताओं को समझते हैं और व्यापार घाटे को कम करने के लिए तैयार हैं। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेहतरीन केस स्टडी है। हुआ है? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण फैसला क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेफाइट और कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी गणना की विधि को बदल दिया है। क्या बदलाव किया गया है और इसका माइनिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? अब तक ग्रेफाइट पर रॉयल्टी टनेज बेस्ड यानी मात्रा आधारित प्रणाली पर लगती थी, मतलब प्रति टन एक फिक्स्ड अमाउंट। हाँ, अब इसे बदलकर एड वैलोरम यानी मूल्य प्रतिशत प्रणाली पर आधारित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब रॉयल्टी खनिज के बाजार मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगेगी। एड वैलोरम सिस्टम बेहतर क्यों माना जाता है? ये ज्यादा डायनामिक और मार्केट फ्रेंडली है। जब खनिज की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ज्यादा होंगी तो सरकार को ज्यादा रॉयल्टी मिलेगी, जिससे देश का फायदा होगा। और जब कीमतें कम होंगी तो खदान चलाने वाली कंपनियों पर बोझ कम पड़ेगा, जिससे माइनिंग वायबल बनी रहेगी। ये खनन क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा रिफॉर्म है। और ये सिर्फ ग्रेफाइट पर लागू होगा? नहीं, ये ग्रेफाइट के अलावा सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स पर भी लागू होगा। ये नाम तो मैंने सुने भी नहीं है। ये वो खनिज हैं जो ग्रीन एनर्जी, ईवी बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। इस नीति का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन खनिजों के लिए चीन पर हमारी आयात निर्भरता को कम करना है। इकोनॉमी में अगली खबर आम आदमी की जेब और सुरक्षा से जुड़ी है, बढ़ते हुए बैंकिंग फ्रॉड। हाँ, और इस पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने एक बहुत ही जरूरी और बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI क्षेत्र के लिए एक नया नियम अनिवार्य कर दिया है। क्या है ये नया नियम? सर्विस कॉल्स को एक समर्पित 1600 नंबरिंग सीरीज पर माइग्रेट करना होगा। इससे आम आदमी को कैसे फायदा होगा? अभी क्या होता है, धोखेबाज आपको किसी भी रैंडम 10 डिजिट मोबाइल नंबर से फोन करते हैं और दावा करते हैं कि वो आपके बैंक से बोल रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। एक आम नागरिक के लिए असली और नकली कॉल में फर्क करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन जब ये नियम लागू हो जाएगा तो ग्राहकों को पता होगा कि अगर बैंक से कोई लेजिटिमेट कॉल आ रही है तो वो 1600 से ही शुरू होगी। अच्छा, तो ये एक पहचान बन जाएगी। हाँ, अगर किसी और नंबर से कॉल आती है तो वो 100% फ्रॉड है। ये एक तरह का डिजिटल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा कदम है। ट्राई ने इसके लिए अलग-अलग सेक्टर्स के लिए अलग-अलग डेडलाइंस भी दी हैं। जी, कमर्शियल बैंक्स के लिए 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026,
म्यूचुअल फंड्स के लिए 15 फरवरी 2026, 15 फरवरी 2026 और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए 15 मार्च 2026, 15 मार्च 2026। ठीक है। ये जीएस पेपर 3 में साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और इकोनॉमी में एक ट्रेंड जो थोड़ी चिंता पैदा कर रहा है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई की बिकवाली। हाँ, नवंबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि एफपीआईज ने भारतीय बाजारों से 12,569 करोड़ का नेट आउटफ्लो किया है। मतलब जितना पैसा आया उससे इतना ज्यादा पैसा बाहर गया। जी। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई समस्या है? नहीं, ये भारत की इंटरनल प्रॉब्लम से ज्यादा ग्लोबल कैपिटल के रीएलोकेशन का मामला है। आजकल दुनिया भर के निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के बूम पर दांव लगा रहे हैं। अच्छा। इसलिए वो अपना पैसा भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स से निकालकर अमेरिका और ताइवान जैसे बाजारों में लगा रहे हैं, जहां एआई चिप्स और टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियां लिस्टेड हैं। इन बाजारों को एआई आउट परफॉर्मर्स कहा जा रहा है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? जब एफपीआईज डॉलर निकालते हैं तो इसका सीधा दबाव रुपए पे पड़ता है और वो कमजोर हो सकता है। दूसरा, ये बाजार से लिक्विडिटी यानी तरलता सोख लेता है, जिससे घरेलू निवेश पर भी असर पड़ सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेंड्स के प्रति कितनी वल्नरेबल है। चलिए अब देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जी, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश के जंगलों में एक खुफिया ऑपरेशन में माओवादी बटालियन 1 के कमांडर और सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य माडवी हिडमा को मार गिराया है। माडवी हिडमा का मारा जाना इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? हिडमा सिर्फ एक कमांडर नहीं था, वो माओवादी आतंक का चेहरा था। वो 2017-2017 के सुकमा हमले सहित दर्जनों बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था, जिनमें हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए। वो एक ब्रूटल टैक्टिशियन था। उसके मारे जाने को एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक कहा जा रहा है, यानी सांप का सिर कुचल देना। इससे दंडकारण्य क्षेत्र में माओवादी विद्रोह की कमर टूट सकती है। क्या इस ऑपरेशन से माओवादियों की करंट सिचुएशन के बारे में कोई खुफिया जानकारी भी मिली है? हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली, माओवादी एक गंभीर लॉजिस्टिकल क्राइसिस यानी रसद संकट का सामना कर रहे हैं। कैसे पता चला? मुठभेड़ वाली जगह से हिडमा जैसे टॉप कमांडर के पास से केवल 35, 40, 35 to 40 AK-47 की गोलियां बरामद हुईं। ये दिखाता है कि उनकी सप्लाई लाइंस पूरी तरह कट चुकी हैं। और दूसरी बात? दूसरी इंटेलिजेंस इनपुट ये है कि हिडमा के तेलंगाना जाने के फैसले को लेकर संगठन के अंदर ही भारी असंतोष था। इससे उनके कमांड स्ट्रक्चर में दरार और आपसी फूट का संकेत मिलता है, जिसका फायदा सुरक्षा बल उठा सकते हैं। जीएस पेपर 3 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। सुरक्षा से जुड़ी एक और खबर व्हाइट कॉलर क्राइम और टेररिज्म के खतरनाक गठजोड़ को उजागर करती है। हाँ, ये अल फला मनी लॉन्ड्रिंग केस है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अल फला ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को 415 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप क्या है? बेमापी कर पर आरोप ये है कि उन्होंने छात्रों की फीस के रूप में वसूले गए पैसे को शेल कंपनियों और अपने पारिवारिक खातों में डाइवर्ट कर दिया। लेकिन इस केस का एक ज्यादा खतरनाक राष्ट्रीय सुरक्षा का एंगल भी है। वो क्या है? जागज में अनफना विश्वविद्यालय के तार एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े पाए गए हैं। इसी विश्वविद्यालय से जुड़े 3 डॉक्टरों को पहले दिल्ली में लाल किले के पास एक कार बम विस्फोट की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ओहो। ईडी को शक है कि छात्रों की फीस का पैसा टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये केस दिखाता है कि कैसे शिक्षा संस्थान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का अड्डा बन सकते हैं। अब कुछ खबरें सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के क्षेत्र से। प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। जी, और 2024 के लिए ये पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। उन्हें क्यों दिया गया है ये सम्मान? उन्हें ये सम्मान लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी और मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स के लिए उनकी जीवन भर की लड़ाई के लिए मिला है। इसमें भारत के लिए एक इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक एंगल भी है ना? बिल्कुल। जब मिशेल बाचेलेट यूएन के मानवाधिकार उच्चायुक्त थीं, तब उन्होंने भारत सरकार की कुछ नीतियों जैसे एफसीआरए, विदेशी अंशदान विनिमयन अधिनियम और सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। तो अपने ही एक आलोचक को
भारत का इतना बड़ा पुरस्कार देना ये क्या दिखाता है? ये भारत की मैच्योर और कॉन्फिडेंट डिप्लोमेसी को दिखाता है। ये संकेत देता है कि भारत ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स से एंगेज करने को तैयार है और विचारों के मतभेद का सम्मान करता है। ये हमारी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। सामाजिक न्याय से जुड़ी आखिरी खबर तिहाड़ जेल से है, जहां एक बहुत ही अनोखी और सकारात्मक पहल शुरू की गई है। हाँ, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कैदियों के रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास के लिए एक काओ थेरेपी कार्यक्रम शुरू किया है। काओ थेरेपी? हाँ, जेल के अंदर एक नई गौशाला बनाई गई है जहां कैदी गायों की देखभाल करेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कैदियों में तनाव और अकेलापन कम करना और उनमें जिम्मेदारी और एम्पैथी की भावना पैदा करना। एनिमल असिस्टेड थेरेपी दुनिया भर में मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रूवन मेथड है। अच्छा। ये कैदियों को सुधरने और समाज की मुख्य धारा में वापस लौटने में मदद करेगा। ये जीएस पेपर 2 में प्रिजन रिफॉर्म्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए, अब आज की इस लंबी और डिटेल चर्चा से कुछ क्विक फैक्ट्स निकालते हैं जो प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। जरूर। पहला, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यों का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रिब्यूनल्स की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र निकाय नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन (NTC) के गठन का निर्देश दिया है। ठीक है। तीसरा, राज्यपाल की बिलों पर सहमति से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 200 और राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति से संबंधित है आर्टिकल 143। चौथा, ICR द्वारा पेटेंट की गई भारत की देसी जीनोम एडिटिंग तकनीक का नाम TNPB टेक्नोलॉजी है और इसका स्रोत डेनोकोकस रेडियोड्यूरेंस बैक्टीरिया है। पांचवां, एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का चर्चात मामला वनाशक्ति केस से संबंधित है। छठा, G20 समिट 2025 का मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका है और यह शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हो रहा है। सातवां तथ्य, हाल ही में मारा गया माओवादी कमांडर माडवी हिडमा बटालियन 1 का कमांडर था। आठवां, TRI ने BFSI क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकने के लिए जिस नई नंबरिंग सीरीज को अनिवार्य किया है वो है 1600 यानी 1600 सीरीज। नवां, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2024 की विजेता मिशेल बाचेलेट हैं जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। और दसवां, अब ग्रेफाइट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर रॉयल्टी एड वैलोरम यानी मूल्य प्रतिशत प्रणाली पर आधारित होगी। बहुत बढ़िया। अब आज के विश्लेषण के आधार पर मेंस के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न जीएस पेपर 2 के लिए है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, विशेष रूप से ट्रिब्यूनल सुधार और राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में मील के पत्थर हैं। समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ये 15 अंक और 250 शब्दों के लिए है। और जीएस पेपर 3 के लिए? दूसरा प्रश्न जीएस पेपर 3 के लिए है। भारत की स्वदेशी TNPB जीनोम एडिटिंग तकनीक CRISPR-Cas9 पर अपनी निर्भरता को कैसे कम कर सकती है? कृषि और खाद्य सुरक्षा पर इसके संभावित रणनीतिक और आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें। ये भी 15 अंक और 250 शब्दों के लिए है। अब समय है आज की क्विज का। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। आपके लिए 5 सवाल। पहला, ICAR द्वारा पेटेंट की गई नई जीनोम एडिटिंग तकनीक में किस प्रोटीन का उपयोग किया गया है? इसका जवाब है TNPB प्रोटीन। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किस नई स्वतंत्र संस्था को स्थापित करने का निर्देश दिया है जो सभी ट्राइब्यूनल्स की देखरेख करेगी? उत्तर है नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन या NTC। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल, किस देश ने 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। एकदम सही। चौथा सवाल, ट्राई ने BFSI क्षेत्र के लिए धोखाधड़ी रोकने के लिए किस समर्पित नंबरिंग सीरीज को अनिवार्य किया है? वो सीरीज है 1600 सीरीज। और आखिरी 5वां सवाल, माओवादी कमांडर माडवी हिडमा जिसे हाल ही में मार गिराया गया, किस बटालियन का नेतृत्व कर रहा था? वो बटालियन 1 का कमांडर था। तो आज हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स की स्वतंत्रता को बहाल करके और राज्यपाल की शक्तियों पर लगाम लगाकर संविधान की रक्षा की। हमने भारत की अपनी जीन एडिटिंग तकनीक TNBT के बारे में भी विस्तार से जाना,
जो कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने का दम रखती है और भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। पर्यावरण के क्षेत्र में हमने एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी पर चल रही जटिल बहस को समझा और जाना कि प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा भी समुद्री जीवन के लिए कितना घातक है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों और G20 में ग्लोबल साउथ के बढ़ते दबदबे को देखा। साथ ही सुरक्षा के मोर्चे पर माओवाद पर एक बड़ी कामयाबी का विश्लेषण किया। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस यानी 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।